नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई फसल के साथ आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं गुआवा यानी कि अमरूद। दोस्तों आज एक ही वीडियो में हम पूरा गुआवा या अमरूद कवर करेंगे, तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अमरूद की, तो अमरूद का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम है शीडियम गुआजावा। अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या है? शीडियम गुआजावा। इसकी फैमिली या परिवार की बात करते हैं तो ये मिरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि मिरिटेसी इसका परिवार है। आगे बात करें गुणसूत्रों की, तो इसमें गुणसूत्र जो है वो या तो 22 होते हैं या 33 होते हैं। गुणसूत्र क्या है? मोनोप्लाइड की बात करें तो 11 होते हैं, तो इसमें या तो डिप्लॉयड पाई जाती है प्रजातियां या ट्रिप्लॉयड पाई जाती हैं, यानी कि या तो गुणसूत्र की संख्या 22 होती है या फिर 33 होती है। उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान पेरू या उष्ण अमेरिका है। ठीक है, पेरू या उष्ण अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। क्लियर है दोस्तों? ये चार पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें अमरूद की भारत में क्या स्थिति है, तो अमरूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है। अगर भारत में बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन देखने को मिलता है। आगे अगर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो इसका फल जो है बेरी कहलाता है। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी लास्ट टर्न पे केले की, और केले का फल भी क्या था? बेरी ही था। ठीक है, इसका खाए जाने वाला भाग जो है वो थैलेमस या पेरिकार्प, तो पेरिकार्प को एपिकार्प या बाहरी भित्ति भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जब हम अमरूद खाते हैं तो एक तो सबसे ऊपर वाली झिल्ली यानी कि जो ऊपर वाली फल का जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको तो हम खाते ही खाते हैं खाने के साथ में, और उस लेयर के अंदर जो भी भरा होता है गूदा उसे बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, क्योंकि इसका गूदा देखो समझना आप, कुछ ऐसे फल होते हैं जिनकी गुठली अलग होती है, उनको एंडोकार्प बोलते हैं, बीच वाले भाग को मीजोकार्प बोलते हैं और बाहर वाले भाग को पेरिकार्प या एपिकार्प बोलते हैं। तो दोस्तों लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गुठली अलग नहीं होती, गुठली गूदे के साथ में ही बीचों बीच भरी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? थैलेमस के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। तो पेरिकार्प और थैलेमस दोनों पार्ट्स का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। अगर बात करते हैं इसकी जलवायु की, तो ये ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। ठीक है दोस्तों, इस कौन सी जलवायु का पौधा है? ट्रॉपिकल का। और केला कौन सी का था? वो भी ट्रॉपिकल का था। दोस्तों हम लोग डिवीजन भी कर रहे हैं साथ साथ में। फल का प्रकार क्या था? बेरी। बेरी केले का भी कहा था। केले का खाया जाने वाला भाग जो था वो क्या था? केले का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प और एंडोकार्प था। इसका क्या है? थैलेमस और पेरिकार्प। जलवायु बात करें तो जलवायु उसकी भी ट्रॉपिकल थी। अगर परागण की बात करते हैं तो उसमें भी परागण था, यानी क्रॉस पोलिनेशन वहां भी था और यहाँ भी क्रॉस पोलिनेशन ही है। श्वसन दर की बात करते हैं तो क्लाइमेट्रिक है ये, और मैं आपको बता चुका हूं कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप पुराना वीडियो जरूर देखें। दोस्तों आज आपकी तीसरी फसल कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम मैंगो कंप्लीट कर चुके हैं, मैंगो के बाद हमने बनाना या केला कंप्लीट किया था, और आज हमारा गुआवा या अमरूद कंप्लीट होने जा रहा है। अन्न नाम की बात करते हैं तो इसे गरीबों का सेब कहा जाता है या उष्ण का सेब कहा जाता है। गर्म क्षेत्रों का सेब भी इसे कहा जाता है या गरीबों का सेब भी कहा जाता है। पुष्पक्रम इसका सोलाइट्री प्रकार का है। पोषक मान की बात करें, इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स इसकी क्या वैल्यू है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू में विटामिन सी और पेक्टिन इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर बीजपत्र की बात करते हैं तो ये बीजपत्री है यानी कि डाइकोटिलेडोन्स है, और रेशा इसमें 6.9% होता है, जो किसी भी फल में पाए जाने वाले रेशे का सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, किसी भी फल में पाए जाने वाले रेशे का सर्वाधिक रेशा जो है वो कहाँ होता है? वो हमारे अमरूद में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अमरूद दिवस निरपेक्ष या डे न्यूट्रल प्लांट है। दोस्तों आप इसको याद रखोगे, अमरूद कैसा है? डे न्यूट्रल प्लांट है। सर्दी गर्मी का या हम कहें कि सूर्य की अवधि का, छोटे दिनों का और बड़े दिनों पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये वर्ष भर लगभग वर्ष भर फल देता है। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, अमरूद में ब्राउजिंग जिंक की कमी से होता है। अमरूद में ब्राउजिंग जो
न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है वो किसके कारण होती है, जिंक की कमी के कारण होती है। दोस्तों हम लोग सिलेबस में टोटल पॉइंट बाय पॉइंट किसी भी क्रॉप को पढ़ रहे हैं, किसी भी फल को पढ़ रहे हैं, जलवायु हो, चाहे भूमि हो, चाहे किस्में हो, चाहे रोग हो, कीट हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य के पहले तक यानी कि उसका जनरल नेम, फैमिली, गुणसूत्र है ना, कंडीशंस और महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो पॉइंट है इनमें से आने की उम्मीद एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है। बाकी फिर पॉइंट है वो भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन शुरुआती तत्व जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो याद रखें, अच्छे से देखना है, साथ साथ में हम नोट्स कंप्लीट करते चलें। और दोस्तों एक बार मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो ब्राउजिंग क्या होता है, जिंक की कमी से होता है और यह समस्या मुख्यतः जो है बरसात के मौसम में आती है। ज्यादातर कब प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये बरसात में, रेनी सीजन्स में जो है ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, अमरूद को क्षारीय मिट्टी में लगाने से बिल्ट की समस्या अधिक आती है। बिल्ट डिसीज है अमरूद की। अगर आप अमरूद को बेसिक सॉइल में या क्षारीय मिट्टी में लगा दोगे तो उसमें बिल्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आगे देखिएगा, अमरूद में बेंडिंग अच्छा फलन के लिए की जाती है। अमरूद में बेंडिंग जो है वो बेटर फ्रूटिंग के लिए की जाती है। क्या होता है, इसमें अमरूद की जड़ों को हल्का हल्का काट दिया जाता है। जेली बनाने के लिए अमरूद सर्वोत्तम फल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपसे कोई पूछता है कि जेली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फल कौन सा है, तो अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है। ठीक है, अमरूद जो है सबसे इंपॉर्टेंट फल है जेली मेकिंग के लिए। क्लियर है, क्योंकि जेली के लिए हमें पेक्टिन मुख्य रूप से आवश्यक होती है और अमरूद में पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है, तो आप तुरंत आंसर देंगे कि अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है। अमरूद में 290 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होता है। ठीक है, आप याद रखोगे, एक 100 ग्राम फल में उस 290 मिलीग्राम विटामिन सी हमें मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो 2900 ग्राम, 2900 ग्राम जो है आपको विटामिन सी मिल जाएगा 1 किलो फल से। क्लियर है, आगे देखिएगा, अमरूद का कैंकर, ग्वावा से कैंकर फफूंदी के द्वारा होता है। अमरूद का जो कैंकर बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है फफूंदी के कारण। किसके कारण होती है, फफूंदी के। आगे देखिएगा, अमरूद के अधपके फलों में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। आप याद रखोगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जेली बेकिंग के लिए क्या आवश्यक है, पेक्टिन आवश्यक है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि जेली कैसे फलों से बनानी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए पेक्टिन युक्त फलों से बनानी चाहिए। क्यों, वो सॉरी अधपके फलों से बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी समय पे पेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है। आगे देखिएगा, अमरूद की गुटी में जड़ें लाने के लिए IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड के 3000 ppm के घोल में डुबोना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अमरूद की जो गुटी बन रही है उसमें जल्दी जड़ें निकल आए, क्योंकि आपको पता है एयर लेयरिंग की जाती है, उसमें गुटी लगाई जाती है। तो एयर लेयरिंग से जो हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं उसमें जल्दी जड़ें विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, IBA के 300 ppm के घोल में उसको डुबो देना चाहिए। आगे देखिएगा, अमरूद भारत की चौथी मुख्य फल है। ठीक है, अमरूद भारत का कौन सा मुख्य फल है, चौथा, यानी कि चौथे नंबर पे आता है दोस्तों। इससे पहले 3 नंबर पे कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले केला आता है, मैंगो आता है, उसके बाद पपीता आता है और पपीता के बाद अमरूद आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, भारत के महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में अमरूद की 3 फसलें ली जाती हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि अमरूद की टोटल 3 फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको पता होगा। जो 3 फसलें हैं उनके नाम क्या हैं, हस्तबहार, अम्बे बहार और मृग बहार। ठीक है, तो जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र का जो रीजन है वहां पे अमरूद की 3 फसलें ली जाती हैं। हस्त भी ली जाती है, अम्बे भी ली जाती है और मृग भी ली जाती है। जबकि हम मध्य प्रदेश की बात करें या मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर केवल मृग बहार का फल लेना प्रचलन में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अमरूद के रोपण का सही समय जून जुलाई है। अमरूद का अगर आप प्लांटिंग करना चाहते हैं
तो सही समय का वह है जून जुलाई, यानी कि बरसात का सीजन जो है वो इसके रोपण के लिए, इसको लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सही टाइम है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे आने वाले वीडियो में मैं आपको क्लियर कर सकूं। दोस्तों ये जो हमारे वीडियो हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली डाटा दिया जाए, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, ज़्यादा इधर उधर की घुमा के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल वही डाटा दिया जाए जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी, पहले तो आप नोट्स बनाते चले साथ साथ में, और अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, जिससे मैं आपको क्वेश्चन को क्लियर कर पाऊँ। अगर बात करते हैं जलवायु की, इसकी अगर क्लाइमेट की बात करें तो अमरूद ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। अमरूद ठंड के लिए संवेदनशील है, इस बात को आपको याद रखना है। और संवेदनशील का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। संवेदनशील का मतलब होता है इसमें ये बीमारी जल्दी आ जाती है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, इसमें ये बीमारी जल्दी आ जाती है। तो उस मतलब ठंड अगर ज़्यादा होगी तो अमरूद को जल्दी सशक्त कर लेगी, यानी कि अमरूद जल्दी खत्म हो जाएगा, उससे नुकसान कर जाएगी अमरूद, ठीक है। इसके लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, या आप यहाँ 1000 मीटर भी कह सकते हो, सॉरी 1000 मिलीमीटर भी कह सकते हो, ठीक है। अमरूद को लगभग, भूमि की बात करें तो अमरूद को लगभग सभी भूमि में लगाया जाता है, फिर भी लाइट सैंडी लॉन, हल्की बलुई मिट्टी जो होती है वो सर्वोत्तम है। इसके अलावा भूमि का पीएच मान जो है 6.5 से 7.5 होना चाहिए, उसमें भी है। भूमि का पीएच मान अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बात की थी अगर ज़्यादा होगा तो उकटाई की प्रॉब्लम आ जाएगी। साथ साथ में आप ये भी याद रखोगे कि इरिगेशन फैसिलिटी बेटर होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर किस्मों की बात करें तो लखनऊ 49, जिसको हम सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं। इसका इलाहाबादी सफेदा के बाद धारीदार, ढोकला, एप्पल कलर, चित्तीदार, हफ्सी, नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबादी सुरेखा हो गया, हरीक्षा सीडलेस के बाद हिसार सुरेखा, हिसार सफेदा, ललित और श्वेत, ये आपकी इंपोर्टेंट वैरायटीज हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे इसकी संकर किस्मों की तो सफेद जाम आती है, जो इलाहाबादी सफेदा और कोहिर से आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। कोहिर सफेदा है, कोहिर और इलाहाबादी सफेदा से बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद बात करें अर्का अमूल जो है, अर्का अमूल इलाहाबादी सफेदा और सीडलेस से बनाई गई है, IIR में बनाई गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में बनाई गई है। हाइब्रिड 61 एप्पल कलर और इलाहाबादी सफेदा से, अर्का मृदुला इलाहाबादी सफेदा के बरड़ सिलेक्शन से बनाई गई है, और ललिता जो है वो इलाहाबादी सफेदा के सिलेक्शन से बनाई गई है। क्लियर है। अब आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सिलेक्शन क्या होता है। देखो अभी आपको मैंने बता दिया कि ये सारी जो संकर किस्में हैं वो क्रॉस से बनाई गई हैं, इलाहाबादी सफेदा या कोहिर हो, या कोहिर या इलाहाबादी सफेदा हो, किसी के भी क्रॉस से हो, लेकिन इसमें दो लास्ट में वैरायटी लिखी है, अर्का मृदुला और ललिता, ये सिलेक्शन से बनाई, इनमें केवल एक ही जाति प्रयोग हुई है, इलाहाबादी सफेदा, कोई दूसरी वैरायटी प्रयोग नहीं हुई है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या होता है बरड़ या सिलेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन और हिंदी में बोलते हैं बरड़। तो आपको बताना है कि बरड़ क्या होता है और किस तरीके से इससे किस्में बनाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है सिलेक्शन क्या होता है। अगर प्रसारण की बात करते हैं तो इसका प्रसारण बूटी से एयर लेयरिंग के द्वारा और स्टूलिंग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको दोनों मेथड्स को शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो बूटी का मतलब आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, पौधे के किसी एक वायवीय भाग जिसका आकार जो है पेंसिल की मोटाई का होता है, उसको हम छील देते हैं, उसकी ऊपर वाली कॉर्क को, उसकी ऊपर वाली बार्म जो होती है, जो उसकी त्वचा होती है, उसको हटा देते हैं। उसके हटाने के बाद उसमें कुछ केमिकल्स जैसे IBA बताया था अभी आपको, ग्रास, गोबरी खाद, रेत हल्की मात्रा में मिलाकर उसमें बांध दी जाती है। उस कटे हुए भाग से जब जड़ें निकल जाए तो उसको अलग काट कर अलग कर देते हैं, इसे हम एयर लेयरिंग कहते हैं। स्टूलिंग की बात करें तो स्टूलिंग क्या होता है कि जब जो आपका गुआवा या अमरूद का जो उद्यान है, जो बगीचा है, वो बगीचे में अगर जब बगीचा पुराना हो जाता है, उसमें फल कम आने लगते हैं या फल छोटे आकार के और या सही से नहीं पकते, तो उस समय पे क्या करते हैं, अमरूद को
स्टूल की ऊंचाई से काट दिया जाता है, जिससे बगल से जो नए पौधे आते हैं उनमें से किसी एक पौधे को हम रख लेते हैं, बाकी सभी को काट देते हैं। इसे स्टूलिंग की मेथड कहते हैं। जनरली ये मेथड, स्टूलिंग की मेथड ज़्यादातर पुराने बगीचे को सुधारने में की जाती है। अगर हम बात प्लांट स्पेसिंग की करें तो अमरूद को 6 से लेकर 8 मीटर की डिस्टेंस पर लगाया जाता है। इसका फिक्स नहीं होता, अगर आप 6 पे लगा दोगे तो भी ये प्रोडक्शन दे देती है, और 6 से लेकर इसको 8 मीटर तक की डिस्टेंस पर लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम 8 × 8 मीटर पर लगाते हैं तो इसके 156 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 6 मीटर बोल दें चाहे 8 मीटर बोल दें। अगर वो आपसे बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर खेत में यदि अमरूद को 6 × 6 मीटर पे लगाया जा रहा है तो पौधों की संख्या कितनी होगी, या 7 पे लगाया जा रहा है, 8 पे लगाया जा रहा है। मैंने आपको निकालने का मेथड बता दिया है। 10,000 अपॉन डिस्टेंस मीटर इंटू मीटर में। अगर 6 का बोला तो 6 × 6, 8 बोला तो 8 × 8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास पौधों की संख्या आ जाएगी। आगे बात करते हैं अमरूद की बहारों की। मैंने आपको बताया कि अमरूद में 3 बहारें होती हैं, हस्त, अम्बे और मृग बहार, ठीक है। तो अगर बात करें हस्त बहार की तो हस्त बहार अक्टूबर में इसके फूल आते हैं और फरवरी अप्रैल में इसमें फल प्राप्त होते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कम मात्रा में फलों का उत्पादन होता है। गर्मियों में आते हैं इसके फल, तो उस समय पे फलों का आकार छोटा होता है और उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में होता है। अम्बे बहार की बात करते हैं तो फरवरी मार्च में इसके फूल आते हैं, जुलाई सितंबर में फल प्राप्त होते हैं और इससे खराब किस्म के फल प्राप्त हमें होते हैं। अगर मृग बहार की बात करते हैं तो जून जुलाई में आती है, नवंबर से लेकर जनवरी में इससे फल प्राप्त होते हैं और सबसे अच्छी किस्म का जो फल है, बड़े आकार का जो फल है, मीठा फल है, इसी किस्म से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको टेबल सामने दी गई है, लेकिन आपको अगर मैं बता दूं तो याद रखेंगे आप, मृग बहार मध्य भारत में यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है और इसी के फल अच्छे आकार के, बड़े आकार के और अच्छा उत्पादन देने वाले होते हैं। लेकिन अगर इसमें बहार नियंत्रण की बात कर रहे हैं, बहार नियंत्रण का मतलब ये होता है कि देखिएगा, अगर हमें मृग बहार से फूल लेने, मृग बहार से फल लेने हैं, ठीक है, अगर हमें मृग बहार से फल लेने हैं और इन तीनों सीजन में फल आते रहेंगे तो मृग बहार में फल जो है कम आएंगे या बेकार आएंगे, है ना, या वो क्या होंगे, छोटे आकार के होंगे। तो अगर इस समस्या से हमें दूर बचना है, इस समस्या से बचना है, तो हस्त और अम्बे बहार को नहीं आने देते, इसे ही हम बहार नियंत्रण के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करें बहार नियंत्रण करते कैसे हैं, तो सबसे पहले अमरूद में अम्बे बहार के फल वर्षा ऋतु में प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होते। ये हमने बात की थी। अम्बे बहार के हमें कब मिल रहे थे, ये देखिएगा, अम्बे बहार के फल वर्षा ऋतु में मिल रहे थे, जुलाई सितंबर में मिल रहे थे। जुलाई सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है और ये कैसे होते हैं, खराब होते हैं, ये स्वास्थ्य से अच्छे नहीं होते, तो हमें इनको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे नहीं लेंगे, देखो आगे लिखा हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए इस बहार को रोक देना बहार नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए पुष्पन के समय 15% यूरिया का छिड़काव किया जाता है। जिस अवस्था में फूल लगे होते हैं उस समय पे 15% यूरिया का स्प्रे कर दिया जाता है तथा NAA नेफ्थलीन एसिड 400 से लेकर 800 ppm या इथेपॉन 1000 से लेकर 15 ppm का छिड़काव करना चाहिए। उसके अलावा हल्की काट छाट कर देते हैं, ठीक है, उसकी शाखा को काट देते हैं, थोड़ा जड़ों की कटाई भी करते हैं, ठीक है। आगे देखो शाखाओं का शीर्ष भी काट देते हैं, इसको हेडिंग बैक कहते हैं। हेडिंग बैक का मतलब होता है जो मुख्य शाखा जा रही है उसका ऊपर वाला सिरा काट देते हैं, जैसे हेडिंग बैक, हेड जो होता है वो ऊपर जा रहा था उसको हमने बैक कर दिया, उसको काट दिया। आगे हम इसकी कुछ इंपोर्टेंट किस्मों की बात करते हैं। लखनऊ 49 मध्य भारत की यानी कि मध्य प्रदेश की बहुत इंपोर्टेंट किस्म है। इस किस्म से मध्य प्रदेश का कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बात करते हैं लखनऊ 49 की, तो इसे लखनऊ 49 या सरदार अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। पीएटी में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सरदार अमरूद किसे कहते हैं, तो लखनऊ 49 को सरदार अमरूद कहते हैं, ठीक है। आगे की बात है, लखनऊ 49 का गूदा जो है वो सफेद रंग का होता है। इसे TSS व विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है और सर्वाधिक प्रचलित किस्म है। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में उगाई जाने वाली किस्म है। आगे बात करते हैं इलाहाबादी सफेदा की, बहुत ही फेमस किस्म है, बड़े आकार का फल प्राप्त होता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह किस्म इलाहाबाद में अधिक प्रसिद्ध है।
इसका गूदा भी सफेद होता है, विटामिन सी और टीएसएस की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, और इसमें ब्राउजिंग कुरचना रोग नहीं होता। ठीक है, ब्राउजिंग जो डिजीज है जो किससे होता है, ब्राउन, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं पाई जाती। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसका जो डंठल वाला सिरा होता है, जहां पर ये पौधे से जुड़ा होता है, वो सिरा थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरी किस्म की, जिसका नाम है चित्तीदार। ये आपका यहाँ पे मिट गया है, इसका चित्तीदार क्या है, पूरा है चित्तीदार। ठीक है, यहाँ पर आगे चित्ती और लगा देना, चित्तीदार, क्या नाम है इसका, चित्तीदार। तो चित्तीदार में देखें तो यह किस्म पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित है। कहाँ पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रसिद्ध है। इस किस्म में टीएसएस की मात्रा लखनऊ 49 व इलाहाबादी सफेदा से अधिक होती है। देखिएगा, लखनऊ 49 या इलाहाबादी सफेदा में भी अच्छा होता है टीएसएस, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन विटामिन सी उसकी तुलना में कम पाया जाता है, यानी कि इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49 से कम विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन टीएसएस की मात्रा ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं हप्सी की। तो हप्सी का गूदा लाल होता है, ये इंपोर्टेंट रखना है, याद पूछा जाता है। अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म कौन सी है, तो कौन सी है, हप्सी। और ये कहाँ पे लगाई जाती है, बिहार में ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है। आगे देखिएगा एप्पल कलर। तो एप्पल कलर में याद रखना है इसका गूदा गुलाबी रंग का होता है। इसका गूदा कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, और साथ ही साथ यह एंथ्रेक्स रोग के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि इसमें एंथ्रेक्स रोग नहीं आता। ठीक है, आगे देखिएगा अर्करा मृदुला जो है वो इलाहाबादी सफेदा के सिलेक्शन से बनाई गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, और आपको ये बताना है कि सिलेक्शन होता क्या है। मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पे सिलेक्शन क्या होता है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं कल के लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि सिलेक्शन किसे कहते हैं। आगे देखिएगा अमरूद की बीमारियों की अगर हम बात करते हैं, तो अमरूद में बिल्ट या उक्टा बीमारी जो है वो फ्यूजेरियम सीडी से आती है, या फ्यूजेरियम सोलिनी, ये इसी का पॉइंट है, फ्यूजेरियम सीडी या फ्यूजेरियम सोलिनी। एंथ्रेक्स बीमारी की अगर हम बात करते हैं, तो कोलेटोट्राइकम सीडी या क्लोएस्पोरियम सीडी। अमरूद का कैंकर जो है, कैंकर ऑफ गुआवा जो है, वो आता है डिप्लोडिया नेटालेंसिस फफूंदी के कारण। ठीक है, अगर हम इसके कीट की बात करें, तो छाल खाने वाला कीड़ा या बार्क ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है, ये क्या है, ये इंडरबेला स्पीसीज का होता है। और फल मक्खी या फ्रूट बोरर, ये क्या होती है, डेकस डोर्सेलिस। ठीक है, और इसके बाद जब हमने सब कुछ कर लिया, तो अब हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज जो है अमरूद का जहाँ भंडारण करते हैं, वहां पे 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 80 से लेके 90% आर्द्रता होनी चाहिए। ऐसा करने से हम उसको 4 सप्ताह के लिए भंडारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही लेक्चर डालते रहें, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।